हाँ हाँ हाँ, चलो। तो हाँ ठीक है। तो अभी देखो, दुनिया में ना लाख चीजें हो रही होती हैं। तुम लाइफ में जब अच्छा करते हो ना, तुम्हें गिराने वाले बहुत लोग आते हैं, तो ऐसा वाला इशू हो जाता है लाइफ में कई बार। तो ठीक है। तो यार दो चीजें लाइफ में होती है, जैसे तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो लोग तुम पे हंसते हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तो लोग तुमसे जलते हैं। और दोनों तरीके से लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं ना। तुम अच्छा नहीं करोगे तो मजाक उड़ाएंगे, जब अच्छा करेंगे तो जलेंगे, फिर तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, अपने आप को बेटर दिखाने के लिए। ऐसे लाइफ में होता रहता है। तो वैसे कुछ इशू हुआ था, ठीक है। तो चलो, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वी विद द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 10 विथ रियल कोएफिशिएंट, ठीक है। मतलब वी लाइक, ये आपका ए नॉट प्लस ए वन अप टू, जो कि डिग्री 10 का है, सो ए टेन एक्स टेन, ठीक है। सो ये सेट ऑफ या वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 10 की, जिसका डिग्री एटमोस्ट 10 विथ रियल कोएफिशिएंट है ना। तो एंड जो ए आईज है ये रियल नंबर्स हैं। सो ए आई जो है वो रियल नंबर है। ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन ए टेन एक्स की पावर 10 हो गया, ए आई बिलोंग्स टू आर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि डब्ल्यू वन एक है, डब्ल्यू वन इज सबस्पेस ऑफ वी कंसिस्टिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 5। सो डब्ल्यू वन क्या है, एक सबस्पेस है वी का, कंसिस्टिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 5, ठीक है ना। और डब्ल्यू टू भी द सबस्पेस ऑफ वी कंसिस्टिंग, ये पोलिनोमियल 5 डिग्री का है, तो मान लो ऐसा हो गया बी नॉट प्लस बी वन एक्स एंड सो ऑन बी फाइव एक्स की पावर 5, जहां बी आई क्या है, रियल नंबर है। अब W2 सबस्पेस है कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स सच दैट द सम ऑफ देयर कोएफिशिएंट इज 0। अब देखो W2 जो है सबस्पेस है पॉलिनोमियल सच दैट सम ऑफ देयर कोएफिशिएंट इज 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो ऐसे ही है, तो नया नाम दे दो सी नॉट प्लस सी वन एक्स अप टू, या ये सेम ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी टेन एक्स की पावर 10, लेकिन ऐसा है ए नॉट से लेके ए टेन तक का कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है यहाँ पे, मतलब सी नॉट है ये, सी नॉट से लेके सी टेन तक का कोएफिशिएंट 0 है यहाँ पे। और W is the smallest subspace of V containing W1 and W2। सो बताओ ऐसा कौन सा सबस्पेस स्मॉलेस्ट है जो कंटेन करता है W1 W2 दोनों को, ये थ्योरम एक्चुअली। सो बताओ विच ऑफ सब कौन सा सबस्पेस है जो W1 W2 दोनों को कंटेन करेगा। बोलो। हाँ, नहीं समझ आया क्या बोले। यूनियन, हालांकि यहाँ पे यूनियन जरूरी नहीं है सबस्पेस होगा, आप पढ़ोगे ना। तो W1 यूनियन W2 में नॉट बी सबस्पेस, सम होगा, सम हो सकता है। तो हो गया, W1 यूनियन W2 में नॉट बी सबस्पेस, तो आंसर होगा W1 प्लस W2 हो जाएगा। सो दिस इज द सबस्पेस कंटेनिंग बोथ W1 W2। तो ठीक है, करके देख लोगे। तो यहाँ से इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ सबस्पेस, सम इज अ सबस्पेस बट यूनियन में नॉट बी अ सबस्पेस। तो अगला ये है ना। चलो, ये कह रहा है कि बी कोई 3x5 की मैट्रिक्स है जिसका एंट्रीज रेशनल नंबर से आ रहा है, और अज्यूम करो कि भी जो है R5 का मेंबर है सच दैट बी भी बराबर 0 है, ठीक। सो बी सबसेट R5 का सच दैट बी भी बराबर 0। So B be a 3 cross 5 matrix with entries from Q. Assume that V belongs to R5 such that BV is equal to 0 is a 3-dimensional real vector space। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, B बराबर 0 का मतलब क्या है, कौन सा स्पेस है, नल स्पेस ऑफ B। सो ये नल स्पेस ऑफ B है, और ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स जहाँ B बराबर 0। जो ही BV को 0 करोगे तो कितने, 3 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन है, तो यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाएगी। तो 3 इक्वेशन है तो
3 वेरिएबल को रिड्यूस कर देगा, डायमेंशन क्या आएगी इसकी, आ सकती है ना, डिपेंड करेगा वो 3। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो बता रखा है 3 डायमेंशन, क्योंकि ना ये 5x5 है तो 3 इक्वेशन आ जाएगी, तो 3 कम हो जाएगा तो 3 डायमेंशनल है। एक मिनट नहीं, इसने बता रखा है 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। अगर इसका रैंक 3 हो गया मान लो, तो नलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। अगर रैंक 3 है तो कितनी हो जाएगी ना। इसकी रैंक क्या हो सकती है, डी की रैंक मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो मिनिमम इसका जो नलिटी वो 2 होगी। तो ये बता रखा है स्पेस का डायमेंशन 3 है, तो स्पेस का डायमेंशन अगर 3 है तो नल स्पेस का डायमेंशन 3 है, मतलब नलिटी बी की 3 है, तो रैंक बी की कितनी आ गई, 2 आ गई। तो बी का रैंक 2 है, नलिटी 3 है एक्चुअली, रैंक प्लस नलिटी बराबर कॉलम 5 है। तो अब समझो क्या कहना चाह रहा है। सो v बिलोंग्स टू Q5, ये रैशनल नंबर से आ रहा है v, bv बराबर 0 इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर Q। अब फील्ड भी रैशनल नंबर हो गया। आपका शुरू में था कि बी मैट्रिक्स जिसका एंट्रीज रैशनल है, और ओके ठीक, यस यस, हाँ कॉलम स्पेस का डायमेंशन एक्चुअली रैंक होता है, यस, तो रैंक 2 आ गया, करेक्ट। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 है ना, और 1 नहीं, एक मिनट देखते हैं को, बी ट्रांसपोज वी क्या होगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है 5x3, और वी क्या है, यहाँ वी कहाँ से, v3 वेक्टर 3 डायमेंशनल है, तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी 5x3 3x1, तो 5x1 की बन जाएगी ये, है ना। तो यहाँ एक्चुअली टी जो है ना वो बी ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा है, तो बी ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा है। अब मुझे ये बताओ बी का रैंक कितना है, बी का रैंक कितना है, बी का, तो बी ट्रांसपोज का रैंक कितना होगा, सेम ही होगा, हाँ। सो लेकिन यहाँ नलिटी कितनी हो जाएगी बी ट्रांसपोज की, 1 हो जाएगी, तो बी ट्रांसपोज की नलिटी 1 है, बी की नलिटी वहां पे 3 थी, बी ट्रांसपोज की नलिटी 1 होगी, तो बी ट्रांसपोज की नलिटी 1 है, बी ट्रांसपोज का रैंक 2 है। अच्छा तो बताना टीवी बराबर बी ट्रांसपोज बी इंजेक्टिव, पूछ रहा है तुमसे इंजेक्टिव है कि नहीं, चेक करना है ना। सो क्या इंजेक्टिव हो सकता है, जी हाँ कीजिए, तो कर्नल क्या होना चाहिए उसके लिए, 0 आना चाहिए, तो उसके नलिटी 0 आना चाहिए, हाँ क्योंकि नलिटी इसकी तो 1 है ना, बी ट्रांसपोज की रैंक 2 है, नलिटी 1 हो गई, नलिटी 0 स्पेस आनी चाहिए, जो इसको कर्नल बोलते हैं, जो कर्नल आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सेंस में बोलते हैं वो नलिटी ही एक्चुअली कर्नल है, तो कर्नल या नलिटी सेम है। तो जो लीनियर अलजेब्रा हम लोग नलिटी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कर्नल वर्ड यूज करते हैं, तो ठीक है ना, तो ये गलत होगा ऑप्शन, क्योंकि इसका नलिटी 1 है, नलिटी 0 होता तो ट्रू हो जाता, हाँ सेम हो जाएगा बस। बी बी ट्रांसपोज देख लीजिए कि इसका ऑर्डर क्या है, बी बी ट्रांसपोज, सो बी एक्चुअली 3x5 था, बी ट्रांसपोज 5x3, 3x3 आ गई, 3x3 आ गई, और यहाँ 3 है, सो 3x3 और 3x1, ठीक है, तो 3x3 है। अब बी ट्रांसपोज बी का रैंक क्या होगा, हाँ क्योंकि बी का रैंक 2 है और बी ट्रांसपोज का भी रैंक 2 है, तो प्रोडक्ट का रैंक एक्चुअली 3x5 5x3, तो बताओ इसकी नलिटी क्या हो जाएगी, चलो मान लो रैंक इसकी मैक्सिमम 2 होगी, नलिटी क्या होगी, मिनिमम 1 होगी, तो फिर से कभी भी नलिटी 0 नहीं हो पाएगी ना, तो ये भी हम इंजेक्टिव नहीं हो पाएगा। So let V be a finite dimensional real vector space and T1 T2 be two nilpotent operator, तो V एक finite dimensional vector space है और T1 T2 क्या है, nilpotent operator है V पे, ठीक है। So V be a finite dimensional real vector space and T1 T2 be the two nilpotent operators on V। हाँ हाँ, तो यहाँ W1 है V such that T1 V is 0, तो ये एक्चुअली वही आ गया नल स्पेस या कर्नल ऑफ T1, इसी को कर्नल ऑफ T1 बोल सकते हो, कर्नल ऑफ T2 है एक्चुअली ये, या वही नल स्पेस अगर मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं तो कर्नल ऑफ T1 कर्नल ऑफ T2 है। अब नीलपोटेंट है तो मतलब कोई ना कोई ऐसा मतलब पावर, यहाँ पे पावर का मतलब यहाँ पे एक्चुअली कॉम्पोजिशन होता है, लीनियर ऑपरेटर का फंक्शन है ना, तो उससे करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स मिलती है, तो मैट्रिक्स के पावर होते हैं नीलपोटेंट में कि a की पावर कोई n मिलेगा जो 0 हो जाएगा, तो यहाँ मतलब है कि वही T1 की पावर n 0 हो जाएगा। हाँ नहीं, ये तो स्पेस दे रखा है तुम्हें, W1 एक ऐसा स्पेस है जहाँ T1 भी 0 है, W भी एक ऐसा है जो T2 सेट ऑफ V है जहाँ T2 0 हो जाए, वैसे बोल रहा है कि T1 T2 नीलपोटेंट ऑपरेटर है, कोई ना कोई पावर होगा जहाँ 0 हो रहा होगा, तो ये W1 ऐसा है जहाँ नलिटी 1 हो गई, मतलब क्या होता है इसका इंडेक्स 1 हो गया, इंडेक्स 1 है यहाँ T2 का इंडेक्स 1 हो गया, तो पावर 1 हो गया, ये W1 W2 ऐसा स्पेस है।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। हाँ ये तो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का हो गया, यहाँ आपको दिक्कत होगी। अब होता है आइसोमॉर्फिक क्या होता है, होमोमॉर्फिक क्या होता है। मैप बनाना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक जो 1 1 1 2 हो। होमोमॉर्फिक क्या होता है। नहीं नहीं, तो डिफरेंस क्या रहेगा आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक में। आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक में क्या डिफरेंस है। मैपिंग मिलता है, मैपिंग मिलता है खाली। और यहाँ मैपिंग 1 1 और 2 भी हो जाएगा तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो T1 T2 अगर सिमिलर है तो W1 W2 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। W1 W2 आइसोमॉर्फिक है तो T1 T2 सेम मिनिमल पॉलीनोमियल होगा इसका। एंड W1 W2 V के इक्वल है दोनों। पूरा वेक्टर स्पेस में एलिमेंट नल स्पेस हो गया तो T1 T2 सिमिलर हो जाएगा। हाँ T1 T2 इक्वल ही हो जाएगा फिर तो। अगर W1 W2 सेम हो गया V के, नहीं W1 W2 सेम स्पेस है, इसका मतलब हो गया W1 W2 इक्वल होने का मतलब है कि T1 भी 0 है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V, T2 भी 0 है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। ये मतलब है कि T1 T2 दोनों 0 हो गया एक्चुअली फॉर ऑल V। हाँ क्योंकि आपको यस पूरा V के लिए T1 T2 दोनों 0 है एक्चुअली। हाँ यस यस नलिटी पूरा V हो गई, नलिटी V हो गई तो नलिटी V आ जाएगी, मतलब नलिटी होगी डायमेंशन ऑफ V आ जाएगी। तो T1 का डायमेंशन V है, डायमेंशन ऑफ V मतलब वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का है, तो जो डायमेंशन ऑफ नलिटी 0 हो जाएगी फिर तो इसकी। एक मिनट, रैंक 0 हो जाएगी फिर तो। W1 जो है तुम्हारा V के इक्वल है और V क्या है, नल स्पेस है T का, T1 का। W2 भी नल स्पेस है T1 का। और V का जो भी डायमेंशन होगा, जो मैट्रिक्स बनता है n क्रॉस n का, तो V टू V अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है वो n क्रॉस n बनती है। तो T1 T2 क्या है। एक तो ये ना वर्ड यूज किया सिमिलर वेक्टर स्पेस। अरे ध्यान से पढ़ लो, ये सिमिलर किसको बोल रहा है, वेक्टर स्पेस को बोल रहा है। क्या है T1 T2 वेक्टर स्पेस है सैनी, क्या है ये। अरे T1 T2 क्या है, मैं ना दीवार में सर मार दूंगा, मैं बोल रहा हूँ T1 T2 क्या है, पढ़ो शुरू क्वेश्चन है, लाइन शुरू से पढ़ो। क्या है ऑपरेटर, क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना। अगर यहाँ पे ऑपरेटर बोला, इसका ऑपरेटर का मैथमेटिकल, ये एक्चुअली क्वेश्चन एक्चुअली में लीनियर अलजेब्रा का है नहीं, ये क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, ग्रुप थ्योरी का है ये। सो ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। ये ऑपरेटर वहां पे एक्चुअली T1 T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर है, या समझ लो कि मैट्रिक्स सिमिलर है, ये चीज है। यहाँ वेक्टर स्पेस सिमिलर थोड़ी बोल रहा है, मैट्रिक्स को सिमिलर बोल रहा है। इसको स्किप करो, ये लीनियर अलजेब्रा का नहीं है। और मेरे थोड़ी आइसोमॉर्फिक, ये सब मुझे खुद अभी भूल चुका हूँ मैं क्या होता है, क्योंकि इसके लिए मुझे ग्रुप थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको रिलेशन देखना पड़ेगा। तो क्या चाहते हो, सेम आ रहा था, हम क्या करें। क्यों नहीं कर पाएगा, सीखो ना। एक तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें लगता है तुम्हें नहीं आता, दुनिया को नहीं आता होगा, फिर तुम्हारा क्वालिफाई नहीं होता, दुनिया का हो जाता है। जैसे जो भी आता है तो उसको सीखने की कोशिश करो। अब ये मत बोलो कि आप सब कुछ करा दो, मैं सब कुछ करा दूंगा तभी तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुम नहीं करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो एग्जाम क्लियर होगा, मैं अगर नहीं भी कराऊंगा, तुम अगर कर दोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। द थिंग इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योरसेल्फ एंड टेक हेल्प फ्रॉम अदर। इट्स नॉट लाइक कि मैं 1% करूंगा आप 99% कराओ, तो उससे कुछ नहीं होगा। यू डू योरसेल्फ, खुद से करो। अगर जो भी आ रहा है, जो भी है, विदाउट कंप्लेनिंग मेक अ टेक है ना, एफर्ट्स करो। T RQ to RQ be a linear transformation satisfying TQ minus 3T square बराबर minus 2I। ठीक है, तो T RQ से RQ में linear transformation है जो सेटिस्फाई कर रही है TQ minus 3T square बराबर minus 2I, जहां पे I RQ से RQ में identity transformation है। So which of the following statement are true। हाँ तो बताओ, मान लो ये linear transformation एक मैट्रिक्स है, तो AQ minus 3A square plus 2I is 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा,
एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई, तो क्या दिक्कत है आगे? हाँ हाँ ठीक है, एक 1 आया और एक 1 प्लस माइनस रूट 3 आया, तीन रो, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है? RQ must admit a basis B1 such that matrix of T with respect to B1 is symmetric. RQ must admit a basis B1 such that T of, इसके आइगन वैल्यूज क्या आ रहे हैं? इसके आपने बताया रियल आ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है ना? हाँ चेक करो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आ रहा है, फिर से सिंप्लीफाई करो। मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y, सिंप्लीफाई इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो, 1 आया और दूसरा क्या आया? ठीक है ना? अच्छा ठीक है फिर। तो टी आरक्यू से आरक्यू में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सैटिस्फाइंग दिस, ठीक है। तो मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी आइगन वैल्यू ऑल क्या है? रियल है, तो कोई ना कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मिल ही जाएगी जिसका वो आइगन वैल्यू होगा। तो पहला तो ट्रू होना चाहिए, मतलब एक बेसिस। हाँ तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि आरक्यू में एक बेसिस ऐसा जरूर होगा जिसके करस्पॉन्डिंग अगर मैट्रिक्स बनाओगे ना तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ जाती है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू क्या होती है? रियल होती है। तो उस केस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता ही नहीं किसी भी केस में, यहाँ मिल सकता है। तो ये ट्रू होना चाहिए पहला ऑप्शन, ठीक है ना? RQ must admit a basis B2 such that matrix of T with respect to B2 is upper triangular. बना लेंगे ना? ओके हाँ, RQ must contain a non-zero vector V such that TV is V, बना के ना इसकी, ये भी ट्रू होना चाहिए फिर तो। अच्छा क्या कह रहा है? RQ must contain a non-zero vector V, एक नॉन जीरो वेक्टर जरूर कंटेन करना चाहिए टीवी बराबर V आ जाए। तो चूंकि टी की आइगन वैल्यू तो है एक 1, तो 1 आइगन वैल्यू है, तो एक ऐसा वेक्टर तो मिलेगा मुझे। सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर सच दैट टीवी बराबर 1 भी नहीं, आरक्यू मस्ट कंटेन अ नॉन जीरो वेक्टर V, और आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होता है, जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर हो नहीं सकता। तो एक आइगन वेक्टर मुझे ऐसा जरूर मिलना चाहिए आरक्यू में जिससे टीवी बराबर V हो जाए, मतलब टीवी बराबर लैम्डा V, लैम्डा इज 1, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 1 है। तो इसका सॉल्यूशन अगर 1 है तो क्या होगा? RQ must contain two linearly independent आइगन वेक्टर। तो चूंकि ये 3 क्रॉस 3 का है और इसके 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर नहीं मिल सकते इंडिपेंडेंट, क्योंकि है ना, तो डायगोनल अलजेब्रा में ये कांसेप्ट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे एग्जैक्टली, तो इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा मुझे। RQ must contain a non-zero vector V such that TV is V, नहीं इसमें कुछ गलती है, सही होना चाहिए, क्योंकि 1 इसकी आइगन वैल्यू है तो मिलना चाहिए एक वेक्टर, क्यों नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो 1 आइगन वैल्यू होगी नहीं। सपोज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वेक्टर V such that TV is V, इसका मतलब 1 इज नॉट द आइगन वैल्यू, मतलब तो इसमें ये ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि क्या लॉजिक देके कि गलत हो जाएगा ये? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, और मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है सो TV is AB, AB is lambda V, lambda is 1, must contain a non-zero vector। मुझे 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा यहाँ पे, एक के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 आएगी, दूसरे करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2, तीसरे करस्पॉन्डिंग लैम्डा 3। नहीं ये ट्रू होना चाहिए, इसमें गलती है इसका मतलब, है ना? जैसे चारों सही हो गए फिर तो, नहीं ये गलत हो गया ना, तो ये तो ओके है क्योंकि बना सकते हैं, ओके तो ये भी होना चाहिए क्योंकि 1 आइगन वैल्यू है, तो या टाइपिंग में मिस्टेक होगा या आंसर की में मिस्टेक होगा, ट्रू होना चाहिए, ABC तीनों ट्रू होगा। यहाँ भी लीनियर ऑपरेटर की बात की है, सब ना ये ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली। ये लीनियर ऑपरेटर हालांकि फंक्शन एनालिसिस में आता है, ये जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर, हाँ ऑपरेटर फंक्शन एनालिसिस मैथमेटिक्स में टॉपिक है, उसमें आता है ऑपरेटर थ्योरी का, ठीक है। टी लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, चलो fx rx में है, तो rx क्या है?
नहीं, एक्स क्या है, कैपिटल एक्स क्या है, एक्स कहाँ से आ रहा है, सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन। आर एक्स का क्या नोटेशन, ये आर एक्स का नोटेशन थोड़ा अलग भी हो सकता है। ये आर एक्स रिंग रूम का नहीं, रियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं, आर एक्स होता है, या ये नोटेशन यूज करते हैं हम सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल के लिए, एम एन एक्स एम एन आर यूज करते हैं मैट्रिसेस के लिए, पॉलिनोमियल के लिए पी एन एक्स यूज करते हैं ना वहाँ, तो पी एन आर ऐसा लिखा रहता है, पी सफिक्स में एन ब्रैकेट में आर। ये यहाँ हो सकता है, इसका मतलब ये कुछ रिंग होगा, ऐसा होता है ना आर एक्स, आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे तो वहाँ होता है रिंग, आइडियल, फील्ड, अलग अलग चीजें, ग्रुप है ना, ग्रुप, रिंग, फील्ड, आइडियल्स, ये सब आते हैं वहाँ पे। ठीक है चलिए, अच्छा चलो देख लेते हैं अभी आगे करके। तो एफ एक्स जो है, अच्छा यहाँ बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ जा रहा है क्या है ये, एफ एक्स जो है सेट ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है चलो, तो लीनियर ऑपरेटर एफ एक्स को एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। इसमें कहाँ डाउट है आपको? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सपोज टी इज अ नॉन जीरो, टी नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और जीरो एक आइगन वैल्यू है टी का, तो जीरो आइगन वैल्यू इसका क्या मतलब है, टी वी बराबर जीरो वी, सो टी वी बराबर जीरो हो जाएगा, टी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा मान लो, सो टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, चलो ऐसा ले लो। अब इफ यू राइट एफ एक्स बराबर एक्स जी एक्स इन आर एक्स, ठीक है, तो देन द लीनियर ऑपरेटर जी टी इज जीरो, तो तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, एफ एक्स क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था टी का, है ना, और जीरो इसकी आइगन वैल्यू, इसका क्या मतलब है, जो किसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में का कोई फैक्टर x माइनस लैम्डा होता है, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो यहाँ x एक फैक्टर है, इसका क्या मतलब है, समझ आया, ओके। तो कह रहा है कि जीरो आइगन वैल्यू है, और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब कि जीरो एक आइगन वैल्यू यहाँ दिख रहा है मुझे। अब पूछना ही चाह रहा है कि देन द लीनियर ऑपरेटर जीटी जीरो होगा, सो क्या जरूरी है कि जीटी जीरो होगा, सो जीटी जीरो होगा। अब यहाँ एफ टी बराबर टी जीटी हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ जीटी की बात कर रहा ना, तो अगर मैं लिखूँ एफ टी बराबर टी जीटी हो जाएगी, एफ टी बराबर टी जीटी है, तो और जीरो एक आइगन वैल्यू है इसकी, तो जीटी जरूरी ना जीरो, मुझे लगता नहीं कि जरूरी है इसको जीरो, इट इज नॉट नेसेसरी जीटी जीरो, क्योंकि टी जीरो हो सकता है, जरूरी थोड़ी, मान लो तुम किसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ऐसा लिखो, एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूँ x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ टू जीरो ना, इन जनरल जीरो थोड़ी, एग्जैक्टली जीरो थोड़ी है, तो लीनियर ऑपरेटर जीटी जीरो है, क्या बोला, लीनियर ऑपरेटर जीटी जीरो के इक्वल होगा, तो जीटी को जीरो होना जरूरी नहीं है ना हमेशा, क्योंकि अच्छा देखता हूँ, जीटी जीरो होगा, जीटी जीरो किसी, अगर मान लो ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लो, मान लो 3 क्रॉस 3 का है, तो यहाँ आगे x इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के पास कोई रियल रूट नहीं है, हाँ, तो कभी जीरो होगा ही नहीं एक्चुअली, वो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ले लिया, हाँ, तो कोई भी इसके पास ये जी एक्स तो कभी जीरो नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, इट विल नॉट बी जीरो, सो लीनियर ऑपरेटर जीटी जीरो होगा, जरूरी नहीं मुझे लगता है, देखते हैं आगे। सपोज जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ टी विद एटलीस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अब जीरो जो है आइगन वैल्यू है टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x की मल्टीप्लिसिटी 2 होगी कम से कम, हाँ एटलीस्ट 2 टाइम होगी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कम से कम 2 होगी उसकी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 देखा है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ना, तो क्या इफ वी राइट fx बराबर x gx, अब देखो gx के अंदर x जरूर होगा ना, समझा कि नहीं, gx के अंदर x टाइम समथिंग होगा, gx एक्चुअली यहाँ x टाइम समथिंग होगा, देन लीनियर ऑपरेटर gt जीरो, तो ये ट्रू हो जाएगा, जी आइगन वैल्यू है ना, जीरो एक आइगन वैल्यू है, तो अगर यहां से हम जीरो एक आइगन वैल्यू है, तो यहाँ x इंटू जी एक्स है एक्चुअली, ठीक है, तो
अगर मैं x को 0 रखता हूं मान लो, या यहाँ ft बराबर क्या हो जाएगा t gt, और जब t 0 आएगा तो उस केस में 0 नहीं हो जाएगा, सो लीनियर ऑपरेटर 0 तो हो जाएगा t को 0 रखने पे। सपोज 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ t और एटलीस्ट 2 लिनियरली आइगन वेक्टर है, अगर लिखता हूं मैं तो ft 0 कब होगा ये बताओ, ये ft 0 कब होगा एग्जैक्टली, तो वरना ft भी कभी नॉन जीरो हमेशा नॉन जीरो रहेगा आपका। तो सो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। तो मुझे ये कहना चाह रहा है कि जीटी कम से कम एक पॉइंट पे 0 होगा कि नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट पे 0 होगा कि नहीं होगा। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा इसका, कहने का ये मतलब है कि लाइक जीटी 0 से fx इज 0 करते हैं तो कोई सॉल्यूशन मिलता है ना, जैसे आपको बोलता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो फंक्शन को 0 पुट करते हैं तो x ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली सेम आइगन वैल्यू के जीटी 0 हो जाएगी, इन जनरल हमेशा 0 नहीं होगी है ना, बट ये है कि उसी आइगन वैल्यू 0 के लिए 0 हो जाएगी। ऐसा बोलूं मैं कि 0 gx का भी सॉल्यूशन होगा एक्चुअली, है ना, 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ gt आल्सो, ये मैं ऐसा बोलूं कि हां gt जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें 0 उसको सेटिस्फाई कर रही होगी एक्चुअली, मतलब 0 रखने पे 0 हो जाएगी। सो अभी देखो ऐसा हो सकता है कि gt आइगन वैल्यू रखने पे भी 0 ना हो, यहां ऐसा हो सकता है ना, यहां पे आइगन वैल्यू पुट करने के बावजूद gt तुम्हारा 0 नहीं होगा। एग्जांपल के लिए मैं बोला x² + x + 1, तो यहां अगर तुम आइगन वैल्यू पुट भी करोगे ना x को 0, तब भी gx 0 कभी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। बट यहां पे जब भी मैं आइगन वैल्यू पुट करूंगा तो gt को 0 होना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये गलत है, ये सही होगा। a is false, b is true, हाँ a is false, b is true, बिकॉज यहाँ x है, तो यहाँ मतलब पता क्या है कि gt 0 एटलीस्ट 1 पॉइंट, इनका ये मतलब है gt कहीं कहीं 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ ऐसे लिखना चाहिए, यस ये 0 का मतलब आइडेंटिकली 0 ऐसा लग रहा है, तो मतलब यहाँ ये कि आइगन वैल्यू पुट करोगे क्या कभी 0 होगी, अगर बोलेंगे नॉन 0 मतलब ऑलवेज नॉन 0, 0 का मतलब एटलीस्ट 1 पॉइंट पे 0 हो जाएगी, यहाँ ये पूछना चाह रहा है एक्चुअली। खत्म, तो आपके डाउट खत्म हो गए। क्या बता दीजिए, आपकी आवाज क्यों इतना क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलो बोलो आराम से, स्लो स्लो बोलो। हाँ क्या ये आपको समझ आता है, सपोज 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ t विद एटलीस्ट 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कब आएगा, कोई मैट्रिक्स बता सकते हो आप यहाँ पे जहां पे एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ जाए, ये कहीं ना कहीं डायगोनल अलजेब्रा से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 0 आइगन वैल्यू है विद मल्टीप्लिसिटी 2, 2 बार 0 आइगन वैल्यू होगी उसमें। जैसे एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स हो गया, तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 बार 1 रहता है ना, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, उसमें 3 बार 1 है तो उसमें 2 1 को 2 बार जहां 1 है उसको 0 0 कर दो, चलो यार ऐसे बोल देता हूं, दूसरे तरीके से बोल देता हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या है 1 की विद मल्टीप्लिसिटी व्हाट 3 क्रॉस 3 में 3, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब 1 आइगन वैल्यू है जिसकी 3 मल्टीप्लिसिटी है, तो अगर उस 1 के करस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकालूंगा तो कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे मुझे। आइगन वैल्यू सिंगल है ना 1 है, मल्टीप्लिसिटी 3 है उसकी, जिसको मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, तो मैं 1 के करस्पॉन्डिंग अगर आइगन वेक्टर निकालूंगा तो मुझे कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे जी 3 मिलेंगे। तो यहाँ भी वही कह रहा है एक्चुअली कि यहाँ 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, तो इसका मतलब है 0 की मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, और जब 0 की, अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आती है, 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू आपने बताया 3 है विद मल्टीप्लिसिटी 3, उसके आइगन वेक्टर भी 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे। मैं पूछ रहा हूँ 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, क्यों, तो यहाँ बताओ, यहाँ 0 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ t का तो वो कैसा होगा, 0 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो बताओ फॉर्म बताओ कैसा होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, x स्क्वायर टाइम समथिंग। अच्छा एक और चीज नोटिस कर सकते हो आप यहाँ पे देखना चाहो तो fx की डिग्री कितनी होगी, हाँ 3 होगी ना क्योंकि आर क्यू में था ना, तो यहाँ पे जैसे fx x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा हो सकता है, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, एग्जाम्पल के लिए ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 fx, तो gx क्या बन के आ जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ fx इज एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस 1, अगर ये fx है तो व्हाट इज gx,
से बोल रहा हूँ, देखो नहीं फिर से सुनो, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस वन, एफ एक्स को हटा के रखो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। अब इस इक्वेशन आ गया तुम्हारे पास, एफ एक्स की जगह पर रखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। मतलब मैं मान रहा हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल उसके पास 3 आइगन वैल्यू है, 2 जीरोज हैं और एक 1 है, 0 0 1 ऐसा समझो। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल आएगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, उसको यहाँ पुट कर दो एफ एक्स। बताओ जी एक्स, बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, जी एक्स का प्लेस पे क्या आएगा ये पूछना चाह रहा हूँ। एक्स इंटू क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, तो जी एक्स क्या बनेगा यहाँ पे जी, तो ये कहीं कहीं जीरो तो होगा, 2 पॉइंट पे जीरो होगा, 0 और 1 पे। तो वही कहना चाह रहा है ऑप्शन कि क्या जो जी एक्स निकल के आ रहा है वो जीरो होगा। पहला ये बी वाले में है, ए वाले में बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि एफ एक्स हमारा आ जाए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये हो गया एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ जो जी एक्स निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ जो जी एक्स निकल के आया एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब मुझे बताओ क्या ये जी एक्स जीरो हो सकता है, किस एक्स की वैल्यू पे ये जीरो आएगी, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आ जाएगा, हाँ ठीक है, जीरो पे भी जीरो नहीं, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 से करोगे नेगेटिव आ जाएगी, तो इसका रियल रूट आएगा ही नहीं, सो दिस विल नेवर बी जीरो, और ये 2 पॉइंट पे जीरो होगा, यही ऑप्शन तुम्हें कह रहा है। देख लो क्या डाउट है बताओ, देख के ये बोल रहा है जीटी जीरो होगा, तो ऐसा हो सकता है जी2 कभी जीरो ना हो, और यहाँ जरूरी है कि जीटी हमेशा जीरो होगा किसी न किसी पॉइंट पे, समझ गए। तो डन, तो कितना टाइम, तुम्हारे डाउट्स अब ये है कि तुम्हें जितने अभी दो पिछले 4 क्लास में लीनियर पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो 4 क्लास में जितने क्वेश्चंस मैंने कराए ना, पहले इसको तुम 4 बार सॉल्व करो, इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये जब सीख लोगे तो तुम्हारे जो डाउट्स है उसको फिर से सॉल्व करो, तो उनमें से आधे डाउट तुम खुद ही कर लोगे, सच में सीखोगे तुम। अगर तुम्हें सोल्यूशन इकट्ठा करना है तो वो अलग बात है, अगर सीख के करना है तो जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को पहले तुम 4 बार सॉल्व करो, जो पिछले 4 क्लास में मैंने कराए हैं इनके डाउट्स आगे आपके भी कुछ डाउट्स, तो उन्हीं क्वेश्चंस को पहले तुम 4-5 बार सॉल्व कर लो जो मैंने कराए हैं, तो उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे अप्रोच आपको सीखने को मिलेगा, उसी अप्रोच को आप उस क्वेश्चन पर लगाओ जो आपके डाउट्स हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी जो बच जाएगा फिल्टर होके वो मेरे से डिस्कस करो, अगर सच में तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। नहीं कि सर आप सोल्यूशन लिख दो मैं कर दूंगी, तो इससे आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। एग्जाम निकालने के तरीका होता है, बता रहा हूं, हमने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, नेट का भी एग्जाम हमने खुद ही निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है एग्जाम कैसे निकालते हैं, अगर आप भी ट्यूशन नहीं भी पढ़ोगे तभी आप एग्जाम निकाल लोगे, द कंडीशन इज यू हैव टू वर्क हार्ड, सिंपल थिंग है। मैं एज ए सपोर्ट, आप सोचोगे सर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मैं कर दूंगा तभी एग्जाम निकला, मैं बोल रहा हूं हमारे पास 600-700 बच्चे हर साल रहते हैं, कितने बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई होता है, गेट में 50 बच्चों का, जैम में 100-200 बच्चों का। या मैं आपका एग्जांपल दूं कि सर आपका गेट क्यों क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपकी कोशिशें कम पड़ गई, आपको और कोशिशें करनी होंगी, आपको और सीखना पड़ेगा, और जब तक नहीं सीखोगे मेरे से 10 साल पढ़ लो तभी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होना है। द अल्टीमेट गोल शुड बी यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू लर्न, आपको एग्जाम के लेवल तक लाना पड़ेगा, और वो सिर्फ मैं क्लास में पढ़ाकर नहीं ला सकता हूँ, वो आप खुद को ला सकते हो, आप क्लास नहीं करोगे तब भी खुद को ला सकते हो, और क्लास करोगे तो जल्दी आ सकते हो उस लेवल पे, लेकिन सिर्फ ये सोचोगे सर आप कराते जाओ कुछ नहीं होगा उससे। यूट्यूब पे इतने कंटेंट अवेलेबल है कि तुम मतलब बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा होता है लोग वहां सीख लेते नहीं, द थिंग इज यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस योरसेल्फ विदाउट लुकिंग द सॉल्यूशन, और जहां डाउट्स है वो पूछो, आपको ये जानना पड़ेगा आपको क्या सीखना है। संसार में इतने क्वेश्चन है कि जिंदगी भर सॉल्व करते रह जाएंगे तब भी कम पड़ जाएगा टाइम, ऐसे मैं बोल रहा हूं। अगर आप ऐसे सोचोगे कि दुनिया भर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब एग्जाम जरूरी नहीं है, आप 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे ना वो काफी है आपके नेट एग्जाम निकालने के लिए। द थिंग इज जो 100 क्वेश्चन से आप सीखोगे वो बाकी 1000 क्वेश्चन पे लगाने आना चाहिए, तब नहीं तो आप 1 करोड़ क्वेश्चन कर लो, 1 करोड़ फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे नहीं होगा अगर आपने नहीं सीखा पुराने सॉल्व क्वेश्चन से। तो मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, मतलब पिछले कुछ महीनों से, वो आप समझना, हर डाउट क्लास में आपको मैं स्ट्रेस करता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का करेज रखो, गलती सॉल्व करो लेकिन सॉल्व करो, स्टार्ट करो, एंड तक जाने की पूरी कोशिश करो, फिर रियलाइज होगा कि आपको डाउट्स कहाँ है। अगर क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया तो जिंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे, और एग्जाम में तो कभी सॉल्व होगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि एग्जाम में नए क्वेश्चन आते हैं, और नए क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब आपके अंदर करेज होगा सॉल्यूशन स्टार्ट करने का, ये चीज है। तो वो करेज घर पे डेवलप करो, नया क्वेश्चन कोई मिलता है ट्राई करो, 10-5 अप्रोच लगाओ, कोशिश करो, गलतियां करो, फिर जाके आप सही चीजें पहुंचोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा उसमें डायरेक्टली आप वहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आपको समझ में कहना चाह रहा हूँ, जितने 4 दिन मैंने पढ़ाए हैं पहले उन क्वेश्चंस को आप ठीक से सॉल्व करो एक टाइम में, फिर अपने डाउट सॉल्व करो, फिर जो रह जाते हैं फिर से डिस्कस करो, कल क्लास अगर आप अलाउ कर पाओ कल भी कर सकते हैं। ये है 9:30 नेक्स्ट बैच, तो समझ आया। और टाइम बांट लो, जैसे इनके नेट पीवाईक्यू का टाइम बांट लो, तुम जैम में भी हो, जैम के मतलब गेट में आओगे गेट वाले बैच में, तो गेट जब मैं जो करा रहा हूँ उसका एक टाइम बांट लो, इस टाइम पे इस बैच का होमवर्क करना है। एक तो ये बैच 8 है तो उसका टाइम आपका होगा इस टाइम पे बैच 8 का काम करना है, अभी आप बैच 1 में थे पीछे 2025 वाला, तो उसका टाइम बांटो, इस टाइम पे वो होमवर्क करना है, फिर आप करो, है ना। एंट्रेंस एग्जाम में कोर्स चलता है लेस इज मोर, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं लेस इज मोर, मतलब कम कंटेंट हो लेकिन उससे आप ज्यादा सीखो, ज्यादा प्रैक्टिस करो उसी लेस कंटेंट को, देन क्या आप सोचो दुनिया भर के ज्ञान कलेक्ट कर ले, उससे बेटर है कि थोड़े ही सीख रहे हो उसी को इतना अच्छा सीखो कि उसके जैसे सारे क्वेश्चन आप कर पाए, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसको पहले कंप्लीट करो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और अगर मान लो मैंने करा दिए, अगर तुमने इस तरह क्वेश्चन दोबारा सॉल्व नहीं किए तो ये आपका डाउट जिंदगी भर डाउट ही रहेगा,
मैंने चूंकि पिछले 4 क्लास में डाउट कराए हैं, और अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए खुद से 2-4 दिन में, अगले 2-4 दिन में, तो 5 दिन बाद ये सारे क्वेश्चन आपके डाउट फिर से रहेंगे, और फिर से आपको कितनी बार पूछोगे पूरे साल में, मैं कितने बार सॉल्व करा दूंगा। हालांकि यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहेगा इसका, आप देख सकते हो कि कितनी बार देखोगे। तो थिंग इज आपको दिमाग में चीजें सेट करनी है, और यही दिमाग जो रिस्पॉन्ड करेगा तो एग्जाम क्लियर होगा। दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सॉल्यूशन कॉपी में रह जाएगा, आपका घर पे नोटबुक में रह जाएगा, कुछ नहीं होना है। थिंग इज चीजों को दिमाग में फिट करो। दिमाग में फिट करने का एक ही तरीका है, खूब क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, बिना किसी हेल्प के सॉल्व करो। ये मान के अगर एग्जाम में आएगा तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, तो सीखना है। फिर मैं सिखा दिया तो खुद से सॉल्व कर देख लो। जो क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूँ 4 दिन में जो सिखाया मैंने आपको, वो चीज आप खुद से सॉल्व करो 4 बार, ताकि सच में वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। फिर इसके जैसा आगे जो भी क्वेश्चन मिले, आप में करेज रहे, हिम्मत रहे कि हाँ मैं सॉल्व कर दूंगा, इतना भरोसा भी है खुद में, बिलीव कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगी। ऐसे होगा तब एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो आज ये सॉल्व करते हैं। तो अब सीखिए, तो कुछ लोग फर्स्ट टाइम में निकाल लेते हैं, तुमने ये कहा बात, अब सीखिए ना डिफरेंस क्या है। तो वो सब समझना है हमें कि ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों कर लिया हमने, क्यों। तो कुछ चीजें हैं जो डिफरेंस है, वो आपको समझना है कि क्या ऐसा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस अपने अंदर लाओ आप ना। मैं तो कह रहा हूँ जो आप जहाँ पहुंचना चाहते हो, आप उसको देखो कि वो इंसान वहां पे कैसे पहुंचा, तो वो चीज अपने अंदर डेवलप करो, चीजें वो क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट बैच की बात कर रहे हो आप अभी? अच्छा एक मिनट, अभी तो आपका जो बैच 8, ये बैच जो चल रहा है जिसका टाइम क्या है आपका 8 to 9:30 ना, तो इसमें तो अभी जैसे मैं अभी लीनियर अलजेब्रा पिछले 4 क्लासेस में आपको लीनियर अलजेब्रा जो भी आप लोगों ने डाउट पूछे वो मैंने कराए। मोस्टली 2011 से स्टार्ट किया था, फिर आई थिंक 2013-23 तक का इन्होंने डिस्कस किया अभी मेरे साथ, तो ये हमने कराए हैं। अगर लीनियर अलजेब्रा आपके सच में कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के, मतलब मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ जो सच में सीखना चाहते हैं, खिलाओ उनको जिनको भूख लगी हो। बैच में 50-55 बच्चों ने फीस पे किए हैं, है ना, लेकिन ज्वाइन कितने को करना है क्वालीफाई, सेम वहाँ होता है जैम गेट में 600-700 बच्चे ज्वाइन कर फीस देते हैं, और क्लास 100 से ज्यादा कभी बच्चा ज्वाइन नहीं करता पूरे साल, फीस 600-700 बच्चा देके जाता है, क्योंकि कुछ लोग लगता है सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से हो जाएगा, तो ज्वाइन करके भूल जाते हैं। तो इस तरह से है। तो अगर ये हो गया होगा फिर हम एनालिसिस पार्ट पे आएंगे। तो आप खुद से देख लो एक बारी, जो भी आपके पास पीवाईक्यू अवेलेबल है ये वाला, फिर से आप सॉल्व कर लो खुद से वो सारे क्वेश्चन जो आपके पास हैं, ये ड्राइव पे है ऑलरेडी, ये जो मैंने कराया ये सॉल्व कर लो। डाउट में रहेगा तो कल फिर इस टाइम पे क्लास होगी, उसमें डिस्कस करो। नहीं होगा तो हम एनालिसिस वाला जो असाइनमेंट भेजा हुआ है, मैंने ग्रुप पे भेज रखा है, उसको आप सॉल्व करो एक बारी। ये आपके पास ऑलरेडी पीवाईक्यूज होंगे, वो आप स्कैन करके मुझे भेज सकते हो, डाउट जो होगा पूरे भेज सकते हो, और उसको हम डिस्कस करेंगे फिर, तो एनालिसिस करा दूंगा। ठीक है, और ये अगर हो गया पूरा तो स्टैट्स पवन सर ने ऑलरेडी रखा है ऐसे, लेकिन मैं फिर से मैं भी एक बार आपको भी असाइनमेंट में पवन सर ईयर वाइज करा के भेज रहा है ना, मैं उसको भी करवा देता हूँ। टॉपिक वाले अच्छा मुझे पता नहीं क्या करा रहे हैं। अच्छा एक एक पेपर के टॉपिक पर क्वेश्चन दोनों कराते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं टॉपिक पर जैसे अभी लीनियर अलजेब्रा का असाइनमेंट आपको दिए थे हमने, एनालिसिस का दे रखा है, तो वैसे ही मैं स्टैट्स का बनवा देता हूँ, मतलब वो एक टॉपिक वाइज बना के जो टीम के लोगों को भेज देंगे, फिर आप एक बार फिर से उसको सॉल्व करना, और उसमें जो डाउट रह जाएगा वो मैं ही डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, तो वो या तुमको बोल दूंगा या मैं करवा दूंगा, ये देखेंगे। सो थिंग इज आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं कितना करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये कि आप कितना कर रहे हो, इससे एग्जाम क्लियर होगा। नेट में इतने साल बच्चे, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 5 साल से नेट दे रहा है, और मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो बीएससी करके एग्जाम निकाल दिया नेट का, एमएससी भी नहीं किया जैसे बीएससी का एग्जाम निकाल दिया। तो थिंग इज हाँ, जितना आप वर्क कर रहे हो, कितना आपके अंदर एबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। वरना आप भी जानते हो कुछ लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं नेट का ही, मैं भी जानता हूँ ऐसे लोग। तो वो चीजें हैं, तो आपको अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करनी है, कैसे डेवलप करो आपको देखना है। ठीक है जी, तो एले हो गया। अगर ये रहेगा तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं रहेगा तो ये असाइनमेंट भेज रखा है हमने, आप इससे सॉल्व कीजिए। और है ना, अगर किसी को डाउट नहीं हुआ तो क्लास नहीं होगी, मैं अपना कुछ और करूंगा, कोई और बैच इस टाइम पे लॉन्च करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कराऊंगा तो मैं करवा रहा हूँ ना, इससे मेरा ही फायदा है, आपका ही फायदा है, मेरा डबल फायदा है, तो मेरा डिवीजन हो रहा है, पैसे भी कमा रहा हूँ, आपका कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये है। अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप, अभी जो नेक्स्ट बैच है जो 01 चल रहा है, अभी इसमें जो बैच 01 में जेडबल के पीवाईक्यू पर आए ना, तो इसके डाउट्स होंगे, अभी इसके डाउट्स होंगे, आज होंगे डाउट, हाँ प्रोबेबिलिटी के डाउट होंगे। जो प्रोबेबिलिटी वाली बुक है ना, जेडबल लास्ट 41 ईयर पीवाईक्यू जो इसका है, प्रोबेबिलिटी का जेडबल जो 41 ईयर पीवाईक्यू है, उसका आज डाउट होगा। ठीक है ना, आज की क्लास में जो टाइम इसका है, क्या टाइम है इसका, 9:30 to 11 इस बैच में, और 1 मई से हम लोग जैम गेट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये ठीक है, समझ आ गया आपको, कोई क्लियर हो गया? हाँ ये प्रोबेबिलिटी मतलब जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया ना अभी तक, बैकवर्ड ऑर्डर में अब डाउट डिस्कस करूंगा प्रोबेबिलिटी का। फिर उससे पहले मैंने कराए थे, फिर उससे पहले क्या कराया था, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, फिर उससे पहले उससे पहले इंटीग्रेशन, उससे पहले डिफरेंशिएशन, उससे पहले लिमिट्स। तो इस ऑर्डर में एक बार डाउट, कुछ लोगों का बैकलॉग है तो 5 दिन में वो सॉल्व करके अपना क्लियर कर लेंगे। ये है, और फिर 1 मई से हम लोग फ्रेश थ्योरी स्टार्ट करेंगे वापस जैम गेट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो आप देखो ना, आपके पास कितने सारे चैलेंजेस हैं। आपको जेडबल के पीवाईक्यू करने हैं, आपको जैम के पीवाईक्यू करने हैं, जेडबल के सारे नहीं करने हैं, जो टॉपिक मैंने बताए 6 चैप्टर्स मैंने बोले बस, इसके ओनली 6 चैप्टर्स आपको जो मैंने बताए, जो मैंने कराए बैच 1 में, वो करने हैं आप। जैम के पीवाईक्यू जो पूरा सिलेबस करना है, क्योंकि जैम का है ना, ये एक्चुअली ऐसा समझ लो, वो जो 6 चैप्टर मैंने कराए वो सबसेट है इसका एक्चुअली, दिस इज सबसेट ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ 8 सिलेबस। ठीक,
अब ये जो पार्ट है दिस इज सबसेट ऑफ नेट सिलेबस, तो आपको ये करना है। तो इसमें हालांकि चैप्टर तो उस बुक में 41 चैप्टर है शायद, 40 चैप्टर है, सारे नहीं करने हमें, हमें वही करना जो हमारा इसमें काम आएगा। तो ये 6 चैप्टर जो मैंने कराए हैं वो आपको करने हैं, और ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो आप धीरे लेवल इंप्रूव करो ना। तो वही तो आपको कभी आप ये कर रहे होते हो, एक बार आपको यही नहीं आता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑर्डर में इंक्रीज करो लेवल आपका, कि इससे लेवल इसका ज्यादा, इससे लेवल इसका, इससे फिर हो जाएगा। नहीं नहीं, तो उससे सीखने को नुकसान थोड़ी होगा, बैच ज्वाइन करने में थोड़ी बोला नुकसान होगा आपको, नुकसान थोड़ी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टडी आप टाइम डिवाइड कर लो ना। अभी चलो आप चाहो तो आपके पास 24 घंटे है, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ जैसे मैं क्या करता हूँ। मैं अभी 9 to 6 कॉलेज से आया हूँ पढ़ा के, मतलब पढ़ा के नहीं, ऑफिस में बैठ के, तो अभी तो सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। फिर अभी 6:30 से स्टार्ट किया, 12 बजे पढ़ाऊंगा, कितने घंटे हो गए, सुबह 9 से 12 तक लगा लो आप, कितने घंटे हो गए, मॉर्निंग 9 AM से लेकर रात को 12 बजे तक कितना कितना घंटा हो गया। हाँ, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक, आराम से कैलकुलेट करो। हाँ, 9 से 9 कितना घंटा, हाँ फिर 9 से 12 15 आवर्स। अब इतनी मेहनत अगर आप कर दो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग कहते हैं क्यों कोई सक्सेसफुल है, मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ, मैं इसी वजह से सक्सेसफुल हूँ, डेली 15-16 घंटे मेहनत करने की हिम्मत है मेरे अंदर, और मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ, टीचिंग में भी, PhD में भी, कोचिंग में भी ना। मतलब ये तो 3 चीज मैं संभाल रहा हूँ, तो क्यों सक्सेसफुल, मेरे पास करेज, इतना टाइम तो उतना टाइम मैं दूंगा। तो ये आपको करना है, आपके पास 15 घंटे, आप डिवाइड करो, डेली इसको दो आप 3 घंटे, 3 घंटे इसको दो, 3 घंटे इसको दो आप, 3 घंटे इसको दो, दे सकते हो, करो 12 घंटे के हुए, 3 घंटे बच गए, 3 घंटे में आप रिवीजन करो, अगर आप इतना कर सकते हो तो। और जब पढ़ रहे तो ठीक से पढ़ो, फोन बंद करके, ये नहीं कि इंस्टाग्राम फेसबुक और ये सब चल रहा है फिर पढ़ाई करो, तो टाइम वेस्ट थोड़ा ना, यूट्यूब चल रहा है, वीडियोस देख रहे हैं। तो जब आप कर रहे हो तो सीरियसली तैयारी करो। तो ये आप 3-3 घंटे का अगर टाइम डिवाइड कर लेते हो, 3 घंटे या 3 घंटे में रिवीजन करो या एनालिसिस करो, थ्योरी पढ़ लो 3 घंटे चाहो तो, ये करो। अच्छा लाइव क्लास भी तो है आपका, तो 3 घंटे का लाइव क्लास लगा लो, ये तो इसको छोड़ दो, ये लाइव क्लास जो आप अटेंड करते हो ये लगा लो 3 घंटे, 1.5 घंटे नेट बैच का, 1.5 घंटे वो, हालांकि ज़्यादा ही अटेंड करते हैं ना, तो लाइव क्लास लगा लो 3 घंटे, ज़्यादा लग रहा है 2 घंटे कर दो इसको, 2 आवर्स कर दो, इस तरह से तो करो। तो लेकिन ये सिर्फ 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होगा, पूरे साल अगर इसको फॉलो करोगे तो 1 साल बाद आप बहुत अच्छे, बहुत बेहतर इंसान हो जाओगे। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कुछ साल पहले मतलब आपके जैसा ही था, समझ लो, मुझे कुछ नहीं आता था, बताया आपको, BSc में फेल हो चुका हूँ मैं, MSc में मेरे 60% मार्क्स है IIT दिल्ली में, है ना, मतलब सबसे कम मार्क्स है क्लास में। फिर अभी पिछले कुछ सालों में इतना मेहनत किया मैंने, इतना किया कि अब मैं बहुत अच्छा हो गया, उन लोगों से भी अच्छा हो गया जो मेरे से उस समय अच्छे थे, जब 2015-16 के टाइम पे जो लोग मुझसे बहुत अच्छे थे, आज मेरी सिचुएशन उनसे भी अच्छी है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में इतना मतलब ज़्यादा काम किया है इस चीज़ पे कि मैं सबसे बेहतर हो गया हूँ। तो यही चीज़ आपको करना, आप करोगे, आप जो आपसे बेहतर जो लोग अभी आप उससे बेहतर हो जाओगे। द थिंग इज कंसिस्टेंटली आप करो 1 साल मेहनत, ये उसके लिए दुनियादारी छोड़ के पढ़ाई पर लगो, ठीक से थोड़ा पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए थैंक यू एंड गुड नाइट अभी के लिए। हाँ अभी नेक्स्ट बैच में डाउट हो तो ज्वाइन कीजिए, वरना पढ़ाई कीजिए अपना। लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन करो, चाहो तो डाउट ज्वाइन मत करो आप, नेक्स्ट बैच अभी अगला बंद करके अभी बैठ के ना, जो लीनियर अलजेब्रा मैंने कराया अभी आपको 4 दिन में, अभी बैठ के उसको कंप्लीट कर दो, एक टू डू लिस्ट बना लो कि मुझे अभी लीनियर अलजेब्रा के 4 दिन में जो पढ़ाए वो सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं। आप वीडियो खोल के